Good morning students. In the last lecture we have discussed about the formation of ionic bond कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। आयनिक बॉन्ड मीन्स जिसके अंदर हमारे पास क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मेटल्स क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती थी और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती थी, गेन करती थी। Then there will be the formation of ionic bond between the metal and non-metal, because metals are highly electropositive in nature and non-metals are highly electronegative in nature, means इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। हम बोल सकते हैं कि मेटल्स के ऊपर क्या आ जाता है, कैटायन, और नॉन मेटल्स कैसे होती हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। और कैटायन और एनायन के बीच जो भी बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आज हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आयनिक बॉन्ड मीन्स यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स देन द कंपाउंड इज फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो यहां पर हम बात करेंगे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की, मींस जिन एलिमेंट्स के बीच कैसा बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो। और आयनिक इट मींस वो कैसे कंपाउंड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई हमारे पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस। मेनली हमारे पास सारे के सारे आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। भाई क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तभी तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इनके पीछे जो फोर्सेज होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए तो हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा भाई, सॉलिड फॉर्म में। आपने पहले चैप्टर के अंदर 9th क्लास में डिस्कस कर रखा है कि क्या सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या और गैसेस क्या। सॉलिड जिनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सॉलिड कहलाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ही वीक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ना के बराबर होते हैं, तो हमारे पास गैसेस होती हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास किसके, सॉलिड और गैस के बीच में लाई करता है तो वो क्या कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास हमने तो क्या देखना है कि आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड हम इनकी बात करें सोल्यूबिलिटी की, क्या है, सोल्यूबिलिटी। भाई सोल्यूबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, अब जितने भी आयनिक कंपाउंड है सबके अंदर क्या पोलैरिटी है। पोलैरिटी मींस टू पोल है, और टू पोल मींस एक कैटायन तो एक एनायन, कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं भाई पोलर, जिसके अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो हम क्या कह देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे हैं ये, पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल हमेशा ही किसके अंदर डिजोल्व होते हैं भाई, पोलर के अंदर डिजोल्व होते हैं। और नॉन पोलर मींस लाइक डिजोल्व, लाइक बोल सकते हो आप, लाइक मींस पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व होता है, और नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है। और ध्यान रखना भाई, आपके पास कोई भी ऑयल है, कोई भी ऑयल है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर। क्योंकि हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं,
और कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा ही किससे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड कैसा फॉर्मेशन होता है? कोवलेंट बॉन्ड। देन देयर विल बी नो पोलर मॉलिक्यूल, कि वहां पर हमारे पास पोलर नहीं होंगे। तो हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? वाटर के अंदर तो डिसॉल्व हो जाएंगे, बट किसी भी ऑयल के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। या ऑयल को क्या बोल सकते हो? हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर, और पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। आयनिक भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, क्योंकि वाटर किसके अंदर एग्जिस्ट करता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि डिसोसिएट जब होता है, जब या तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाते हैं या हल्का सा हमारे पास एसिड या बेस डालते हैं तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बट कोई भी ऑयल, हमारे पास केरोसिन ऑयल हो सकता है, पाइन ऑयल हो सकता है, कोई भी आप XYZ पेट्रोल डीजल, क्या हमारे पास वो सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मीन्स उनके अंदर कैसा कैरेक्टर होता है? कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और कभी भी नॉन पोलर के अंदर हमारे पास पोलर कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो सोलिबिलिटी के अंदर कहें दीज आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन एनी हाइड्रोकार्बन्स, या आप क्या कह सकते हो? इन एनी ऑयल। थर्ड हम बात करते हैं भाई इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो भैया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी कंपाउंड कब मेल्ट करेगा? जब उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो थे वो क्या हो जाए? वीक हो जाए। और कोई भी चीज बॉइल क्या करेगी? जब हमारे पास सबसे पहले तो क्या होगी? वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से डिसोसिएट होंगे, वीक होंगे, तभी तो हमारे पास मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद फिर हमारे पास क्या होंगे भाई? अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट दोगे तभी तो वो बॉइल होंगे। यानी कि मेल्टिंग करवाने के लिए हमें कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है और बॉयल करवाने के लिए हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस जो है, किसके बीच? आयनिक कंपाउंड्स के बीच। तो आयनिक कंपाउंड्स के बीच मैंने कहा कि हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो उनको डिसोसिएट करने के लिए, उनके बीच जो बॉन्ड बना है उनको डिसोसिएट करने के लिए जिस अमाउंट में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, भाई जितनी ज्यादा अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको मेल्ट करने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए, तो इट मीन्स हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गए तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो इट मीन्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उनका बहुत ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू लिक्विड, एज कंपेरिजन टू गैसेज। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, देन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि इनको डिसोसिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए। नेक्स्ट बात करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अब देखो बेटा कि यहां से हमें ये तो पता चल रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड इन इट then there will be flow of electrons। if हम क्या करवाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, मैंने डाइल्यूट, आप डाइल्यूट मतलब डिस्टिल्ड ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो क्या उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा सकती है? नहीं, बिकॉज देयर विल बी नो फॉर्मेशंस ऑफ द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। बट अगर हम उसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो हम फटाफट क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं। हमारे पास सेम केस आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत ज्यादा। अगर वो सॉलिड फॉर्म में
एग्जिस्ट करते हैं और हम क्या करते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि इसमें हमारे पास जितने भी आयंस हैं वो सारे के सारे इस मेथड से एडजस्ट हो चुके हैं कि देयर विल बी नो स्पेस टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। तो फिर हमारे पास कैसे मूवमेंट करेंगे? अगर हम क्या करवा दे, आयनिक कंपाउंड को सोल्यूबल करवा दे, मीन्स इनका सॉल्यूशन बना दे, इसके अंदर हल्के से अमाउंट में भी अगर हम वाटर डाल देते, इसको एक्वस बना देते हैं, तो ये एक्वस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या कहोगे कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि फिर इनको फ्री स्पेस मिल जाएगा आयंस को मूव करने के लिए, और आयंस को फ्री स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, तो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी जो हमारे पास कंडक्टिविटी है उसको ये क्या कर देंगे, कंडक्ट करवा देंगे, या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास जनरेट करवानी है वो करवा देंगे। तो हमारे पास क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए, कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास फ्री स्पेस होना चाहिए, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, बट इन द सॉल्यूशन स्टेट या आप क्या कह सकते हो, एक्वस स्टेट, ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थे भैया आप लोगों की क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आगे आप लोगों का अकरेंस ऑफ द मेटल, उनके और हमारे पास कैसे हम मेटल्स को उनके और से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, जैसे हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है, उनको हम किससे, रिडक्शन प्रोसेस से कर सकते हैं। जो हमारे पास बिल्कुल ही लो हैं, तो क्या मिलती है हमें, नेटिव स्टेट के अंदर ही मिल जाते हैं, उनको प्योरीफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट ये सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का चैप्टर सिर्फ यहाँ तक है, तो इसमें जो भी आप लोग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पीछे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सारे के सारे आप लोग स्टडी करोगे। ठीक है।